हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने पहला लेक्चर को जो प्यार दिया, जो देखा, उनके लिए काफ़ी दिल से आभार है। आज ही एनिशिएंट हिस्ट्री का खात्मा हो जाएगा। कहा जाता है कि कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरें तुम्हें गिरा सकता नहीं। जब दिल में हो जीतने की उम्मीद, तो कोई परिस्थितियां तुम्हें हरा सकता नहीं। दोस्तों, आज ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका एनिशिएंट हिस्ट्री। जहां से मैंने ख़त्म किया था, आज मैं वहीं से फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो अशोक तक मैंने बताया था, तो अशोक का मैं कलिंग युद्ध के बाद से अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अशोक का कलिंग युद्ध क्या था, तो इनको जानते हैं। चलिए हम लोग, अशोक गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? तो 269 बीसी में। कब बैठा था? 269 बीसी में बैठा था। और गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग युद्ध लड़ा था। दोस्तों, कलिंग पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो कलिंग भैया उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और कलिंग का राजा कौन था, तो आपको बताना है नंदीराज। कौन था? नंदीराज। संभवतः कलिंग का जो राजा था उस समय था नंदीराज था। और कलिंग उस समय किस चीज़ के लिए फेमस था? तो हाथी और व्यापार के लिए फेमस था। अशोक को इस कलिंग क्षेत्र पर लोभ आ गया और इसने कलिंग पर आक्रमण करने का योजना बनाया। और कलिंग युद्ध में महिला, बच्चा, बूढ़ा सबको गाजर मूढ़ी की तरह काट दिया। इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और इतना खतरनाक आदमी जो 99 भाई को मार के गद्दी पर बैठा, जो लाशों का सीढ़ी बनाकर गद्दी पर बैठा, अब वो एक चींटी को भी नहीं मारता है। और कहा जाता है कि इसके दरबार में जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो जनता को अगर कोई कष्ट हो जाता था, जब ये बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो अगर जनता बोल देता कि हमको पैर में दर्द है, तो जनता को सैनिक को पैर दबाना पड़ता था। तो चलिए हम लोग ये बात जाने कलिंग युद्ध क्या था, और अशोक के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए थे। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेड़ी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति अपनाया। मतलब इसका हृदय क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब ये अशोक जो है सम्राट अशोक बन चुका था और बौद्ध धर्म में ये लीन हो चुका था। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। अशोक का उत्तराधिकारी दोस्तों केवल महाभारत काल में ही अंधा शासक नहीं था, मौर्य काल में भी एकमात्र अंधा शासक कुणाल था। दोस्तों, जन्म से ये अंधा नहीं था, लेकिन क्या हुआ, इसका एक स्टोरी है। इनकी माँ जो थी, इसका आँख बहुत अच्छा था कुणाल का, देखने में काफ़ी सुंदर था। कुणाल दोस्तों एक पक्षी होता है, तो इसका आँख काफ़ी सुंदर था, तो इसकी माँ ने इनका आँख निकलवा दिया था। कभी मैं आपको बताऊंगा स्टोरी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो कुणाल का आँख क्यों निकलवाया गया था। तो ये अंधा शासक था मौर्य काल में, आप इतना बात याद रख लीजिएगा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुणाल हुआ। कुणाल के बाद कौन आया? दशरथ आया। कौन आया? दशरथ, जो अशोक का पौत्र हुआ। क्या हुआ? पौत्र हुआ। फिर संप्रति, दशरथ के बाद कौन आया? संप्रति आया। दोस्तों, फिर अब जैन धर्म का ये अनुयायी था। संप्रति पूछेगा ये किस धर्म को मानता था, आप याद रख लीजिएगा, जैन धर्म। जैन धर्म का 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पहला जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। दूसरा वल्लभी, गुजरात में। आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, जैन धर्म का अनुयायी था बृहद्रथ। और अंतिम शासक जो था दोस्तों इस जैन धर्म का, वो कौन था? बृहद्रथ था। ये अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा गया और बृहद्रथ की हत्या हो जाती है। और इसकी हत्या कौन कर देता है? पुष्यमित्र शुंग ने कर देता है। तो इस प्रकार मौर्य वंश का खात्मा हो जाता है और शुंग वंश का स्थापना हो जाता है। शकों की 5 शाखाएं भारत में मौजूद था। सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों, अब हम जानते हैं रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख जो हमको क्या जानकारी देता है। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है संस्कृत में लिखा गया था। पहला श्लोक जो है वो उज्जैन के बारे में बताता है। उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत चलाया। कब चलाया था? तो 57 बीसी में चलाया था, ईसा पूर्व में चलाया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दूसरा बात क्या याद रख लीजिएगा कि सुदर्शन झील के बारे में जूनागढ़ का जो अभिलेख है रुद्रदामन का, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है, जिसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों कुषाण वंश थोड़ा पढ़ते हैं। आज बिल्कुल मक्खन आप लोग को मिलने वाला है। जल्द ही बिहार दरोगा का जो है पूरा हम ख़त्म करने का प्लान कम समय में निकाल
के लाए हैं, तो आप लोग वीडियो को अवश्य देखिए। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कदफिसेस। कौन था? कुजुल कदफिसेस। इसका प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क था। दोस्तों कनिष्क को हम लोग दूसरा अशोक कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा अशोक कहते हैं। इसके समय बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई थी, पीछे मैंने आपको बताया था। और कनिष्क ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 78 एडी में क्या चलाया था? अपने नाम पर कैलेंडर चलाया था, जिसको शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कब किया था? 78 एडी में। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। कनिष्क कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान थे, जैसे नागार्जुन। दोस्तों नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? आपसे पूछे, आपको बताना है नागार्जुन। दोस्तों आइंस्टीन के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ कि आइंस्टीन का दिमाग का वजन मात्र 1230 ग्राम था। कितना था? 1230 ग्राम था। और जो हमारे पूर्वज थे उनका कितना था? 1750 ग्राम। कितना था? 1750 ग्राम। और आधुनिक जो मानव है उसका कितना है? 1450 ग्राम है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला इसके दरबार में कौन था? चरक। चरक का नाम तो आप तो जानते ही हैं। चौथी बौद्ध समिति के समय ये क्या था? ये अध्यक्ष बना था। और ये चरक का संबंध एक चिकित्सक से था। क्या था? चरक एक महान चिकित्सक था। इसका किताब का नाम है चरक संहिता। क्या नाम है? चरक संहिता। आप याद रख लीजिएगा। चरक संहिता पूछेगा किसका बुक है, तो आप बताइएगा कि चरक का है। चलिए, और वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष, इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की। अश्वघोष का किताब का नाम पूछे तो आपको बताना है बुद्ध चरित्रम। ये किसका है? अश्वघोष का है। बौद्ध का रामायण कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। मैंने तो आपको बताया। ये गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने के बाद शक संवत नामक कैलेंडर चलाया, आपने जाना। चलिए, और 78 ईसा पूर्व पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विक्रम संवत। अब हम थोड़ा जानते हैं विक्रम संवत में टोटल 135 वर्ष था। और थोड़ा सा कनिष्क के बारे में बच गया था। दोस्तों कनिष्क जो था रेशम मार्ग कनिष्क के अंतर्गत था। मतलब कनिष्क ने रेशम मार्ग को जीता था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों इस रेशम मार्ग को हम लोग सिल्क रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क रूट भी कहते हैं। तो रेशम की नगरी पूछेगा भारत का कौन है? तो भागलपुर। कौन है? भारत का रेशम नगरी भागलपुर है। रेशम का 4 अवस्था होता है। पहला को कहते हैं अंडा, दूसरा को कहते हैं लार्वा, तीसरा को कहते हैं प्यूपा, चौथा को कहते हैं कोकून। दोस्तों जो प्यूपा होता है, ये जो होता है रेशम का सबसे युवा अवस्था होता है। और इस अवस्था में सर्वाधिक रेशम हम प्राप्त कर लेते हैं। तो प्यूपा अवस्था में हम लोग सर्वाधिक रेशम को प्राप्त करते हैं। और रेशम का अगर प्रकार पूछे तो ये वो भी 4 प्रकार का होता है, मूंगा, इड़ी, तसर, मारवाड़ी। अब दोस्तों आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, आप लोग सब नोट करते जाइए। यहीं से 100% सारा क्वेश्चन आने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के वीडियो को देखिए। चलिए, शुंग वंश के संस्थापक पूछेगा कौन था, तो आपको बताना है पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। दोस्तों इन्होंने ही क्या किया था? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा। दोस्तों अब पुष्यमित्र शुंग से आप याद रख लीजिएगा, इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। पूछेगा किसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, तो आपको बताना है पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ये पूछा जाता है ये प्रश्न। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले के जो राजा महाराजा था, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य मतलब अगले साम्राज्य को जीतने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराता था। तो वही एक यज्ञ कराया था। कौन कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। इन यज्ञों में पतंजलि पुरोहित थे। दोस्तों ये यज्ञ जो कराया था इसमें पतंजलि भी शामिल था। हम लोग जानते हैं पतंजलि को हम लोग योग दर्शन के जनक यानी योग दर्शन के पिता हम लोग किसको कहते हैं? महर्षि पतंजलि को कहते हैं। चलिए, हम लोग पतंजलि के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं सातवाहन वंश की ओर। सातवाहन वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछे सिमुक, क्या बताना है? 100 से सातवाहन, 100 से सिमुक। सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया? सिमुक ने किया। अगर यही आपसे पूछे कि सातवाहन वंश का अब तक का सबसे प्रसिद्ध फेमस महाप्रतापी राजा कौन था, तो आपको बताना है गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन? क्या बताना है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन का समाज पूछेगा कैसा था, तो मातृ प्रधान था। कैसा था? मातृ प्रधान था। मातृ प्रधान का अर्थ होता है जहाँ महिला का पद क्या होता है? ऊपर होता है। जहाँ महिला का पद ऊपर हो। तो ये बात याद रख लीजिएगा। इन लोगों ने ही शीशे के सिक्के जारी किए थे।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, दिमाग में आप एकदम डाल लीजिए कि सातवाहन वंश के द्वारा ही क्या किया गया था, शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। पहली बार सातवाहन वंश के शासक चलाया गया था। इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। सातवाहनों ने भूमि अनुदान व्यवस्था की स्थापना किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूमि अनुदान व्यवस्था का स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको बताना है सातवाहन ने किया था। अब इसके बाद में आता है दोस्तों गुप्त लोग आता है। गुप्त यानी बनिया जिसको हम लोग कहते हैं। ये कब आता है? 300 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक था। तो पूछेगा कि गुप्त कौन था? तो बताना है ये कुषाणों के सामंत थे। कौन था ये? कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत थे मतलब सामंत का मतलब उसके अधीन था, मतलब इसके यहाँ ये काम काज करते थे। कुषाण के यहाँ क्या करते थे? ये लोग काम काज करते थे। जब काम काज जब करने लगा तो अच्छा तरीक़ा से काम काज के बारे में जान गया तो पैर दबाया, हाथ दबाया, मौका मिला गला दबा दिया और गला दबा करके एक नया वंश स्थापना कर दिया। कौन? गुप्त वंश स्थापना कर दिया। तो गुप्त वंश का स्थापना पूछेगा किसने किया? तो आपको बताना है श्रीगुप्त। किसने किया था? श्रीगुप्त। दोस्तों श्रीगुप्त से आप एक ही क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, इसको अकबर ने 24 बीघा जमीन दान में दिया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इस वंश का जो अगला शासक होगा घटोत्कच, उसका तो कोई नाम ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन घटोत्कच का आप याद रख लीजिएगा। इस युग का जो तीसरा शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका वास्तविक संस्थापक भी हम लोग कहते हैं, जो काफ़ी शक्तिशाली शासक था। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका बेटा उतना ही बहादुर समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद स्कंदगुप्त। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि स्कंदगुप्त के बाद से शुरू से हम लोग पढ़ते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, क्योंकि शिवगुप्त के बारे में मैंने बताया वही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। आपसे क्वेश्चन अब पूछा जाएगा ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया? तो आपको बताना है चंद्रगुप्त प्रथम। उसने गुप्त वंश की शुरुआत की और कब? 319 से 320 एडी में। उसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया, तो इसलिए इसको हम लोग लिच्छवी राजकुमार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त विस्तार की वजह से समुद्रगुप्त भारत के अपने सैनिक नेपोलियन के नाम से जाना जाता गया। यानी कि हम लोग कहते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन जो था दोस्तों उस समय जो था इटली जो था 300 टुकड़ा में टूटा हुआ था। कितना था? 300 टुकड़ा में टूटा था। उस सबको एक करने का काम किया था नेपोलियन ने, और उस नेपोलियन ने 100 युद्ध जीत लिया था। 100 युद्ध समुद्रगुप्त भी जीता था, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं 100 युद्धों का विजेता। कौन है? समुद्रगुप्त है। और इसको कविराज के भी नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन से इसका तुलना किया जाता है। वीणा वादन में दक्ष था, मतलब ये वीणा बजाया करता था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और ये पेपर में कई बार ये प्रश्न आया है, समुद्रगुप्त अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त ने आर्यवत के 9 तथा दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया। समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध दरबारी हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? हरिसेन था। हरिसेन का दोस्तों आप याद रख लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही निकल जाता है, इसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट है। प्रथम चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भारत आया था, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। फाहियान का किताब का नाम फोक्यूकी। क्या है? फोक्यूकी है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और फाहियान कहाँ का निवासी था? ये चीनी निवासी था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और उसके बाद में आया विक्रमादित्य के दरबार में 9 गो विद्वान रहते थे। आप जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 9 गो विद्वान कौन कौन? शिवाजी के दरबार में 8 गो रहता था, जिसको हम लोग अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे? अष्टप्रधान। किसके दरबार में था? शिवाजी के दरबार में। अगर पूछे अष्टदिग्गज किसके दरबार में था? तो कृष्णदेव राय। नवरत्न किसके दरबार में था? तो आपको एक मुगल काल में देखने को मिलता है। मुगल काल में किसके पास? अकबर के पास देखने को मिलता है। दूसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास देखने को मिलता है। इसके दरबार में 9 गो महान शासक 9 गो महान विद्वान रहते थे। कौन कौन था? चलिए हम लोग उन सबका नाम जानते हैं। पहला कालिदास। कई
आपने इनका बारे में सुना होगा, कई किताबों में इनका किस्सा सुना होगा। इसका किताब का नाम भी काफ़ी पूछा जाता है। अब मैं इतना डिस्कशन नहीं करूँगा, ऑफलाइन में किसी दिन मैं आपको बता दूंगा कालिदास के बारे में। अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम कुमार संभवम रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम कुमार संभवम रघुवंशम, ये सब किताब किसका है? कालिदास का है। आप ये देख लीजिएगा। वाराहमिहिर प्रसिद्ध दार्शनिक थे। किताब इसका पंचसिद्धिका बृहजातक। धन्वंतरी, दोस्तों धन्वंतरी, इसको हम लोग भारत में चिकित्सा विज्ञान का पिता कहते हैं, जबकि विश्व में चिकित्सा विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। भारत में चिकित्सा विज्ञान के पिता धन्वंतरी को कहते हैं। ये एक महान चिकित्सक था जो इसी के दरबार में रहता था। अन्य शल्य चिकित्सक सुश्रुत जैसा सुश्रुत भी था। अमर सिन्हा अमरकोश की रचना किया था। संस्कृत का प्राचीनतम शब्दकोश जैसे हो गया छपड़क हो गया, घटपड़कर हो गया, बेताल भट्ट हो गया, बड़की हो गया, शंकु हो गया, ये सब इसी के दरबार में टोटल 9 लोग रहते थे। दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ की स्थापना की। आप ये बात इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं इनके बारे में। इसी के दरबार में गणितज्ञ एवं खगोलविद आर्यभट्ट भी इसी के समकालीन थे। आप ये बात याद रख सकते हैं। सौरमंडल और खगोल विज्ञान के कार्य में पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रमण की गति के बारे में बताया था। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। आपको ये आर्यभट्ट ने क्या था? शून्य का खोज किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और इन्होंने ही बताया था कि एक सौर वर्ष बराबर 365.358 दिन होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग जानते हैं कुमार गुप्त के बारे में। कुमार गुप्त से ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने, नालंदा विश्वविद्यालय जो धरोहर है हम लोग का, उसका स्थापना पूछेगा किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। दोस्तों इसी नालंदा विश्वविद्यालय को सनकी बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया गया था। आप ये बात याद रख सकते हैं। बख्तियार खिलजी, इसको नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध शाखा से संबंधित था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और इसी समय हमारी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। आप याद रख लीजिएगा। पूछेगा इसको किसने बनाया था? तो महाराज तक्ष ने बनाया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? महाराज तक्ष ने बनाया था। इसी तक्षशिला का राजकुमार कौन था? आंभिक कुमार था, जो सिकंदर के सामने घुटना टेक दिया था। आपको याद रखना है। नालंदा बौद्ध से संबंधित सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। अब उसके बाद में स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त से ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्कंदगुप्त ने भारत पर आक्रमणकारी पे इन्होंने हुनों को 46 बार हराया। कितना बार हराया? स्कंदगुप्त ने हुनों को 46 बार हराया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए कुछ तथ्य को हम लोग याद रखते हैं। गुप्त काल में प्राचीन भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। तो किसको माना जाता है? केवल कला और स्थापत्य का शुरुआत। अच्छा, गुप्त काल में गुप्त काल को हम लोग दोस्तों स्वर्ण काल के नाम से हम लोग जानबे करते हैं। स्थापत्य कला के नाम से हम लोग शाहजहाँ के काल के जानते हैं, ये बात जानते हैं। चलिए मंदिर निर्माण कला की शुरुआत कब हुआ था? गुप्त काल से हुआ था। रामायण महाभारत और पुराणों का अंतिम संकलन गुप्त काल में ही हुआ। सती प्रथा गुप्त काल में ही शुरू हुई। पंचतंत्र जिसका रचना विष्णु शर्मा किया था। किसने किया था? विष्णु शर्मा द्वारा इसी काल में हुई। 40 भाषाओं में ये अनुवादित थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्धन वंश। दोस्तों वर्धन वंश का स्थापना हर्षवर्धन ने किया। वर्धन वंश का स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वंश। इसको हम लोग पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। इसका बेटा कौन था? हर्षवर्धन। और एक बेटा और था राजवर्धन और एक बेटी और थी राजश्री। तो हर्षवर्धन के बारे में उतना हमको नहीं याद रखना है, सिर्फ फैक्ट बात हमको याद रखना है। हर्षवर्धन ने कुछ पुस्तकें लिखा था, आपको ये याद रखना है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब पुस्तक किसका है? तो हर्षवर्धन का है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और हर्षवर्धन से और क्या याद रख सकते हैं? दूसरा चीनी यात्री, काफ़ी इम्पोर्टेंट भैया, काफ़ी ध्यान लगाइए। दूसरा चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था, जिसका उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना एवं बौद्ध साहित्य का
चीन के लिए संकलन करना एवं 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन भी इसी हर्षवर्धन के काल में हुआ था। इसका अध्यक्ष भी बना दिया गया था। आपको तो पता ही होगा, चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में पूछेगा कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो आप ये बात याद सकते हैं। और इसके समय बौद्ध धर्म की 5वीं संगीति हुआ था। कौन संगीति हुआ था? 5वीं संगीति हुआ था। आप ये बात याद रख सकते हैं। दोस्तों, हर्षवर्धन को हम लोग यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हर्ष के प्रसिद्ध दरबारी कवि, मतलब हर्ष के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन सा कवि रहता था? तो बाणभट्ट रहता था। बाणभट्ट का 2 गो पुस्तक काफ़ी फेमस है। एक है कादम्बरी। पूछेगा कादम्बरी की रचना किसने किया? तो बाणभट्ट। हर्षचरित का रचना किसने किया? तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन के बारे में और 2 बात आप याद रख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। हर्षवर्धन की 2 लड़ाई इम्पोर्टेंट है। एक गौड़ वंश के शासक शशांक के साथ इनका युद्ध हुआ था, जिसमें शशांक के साथ हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था हर्षवर्धन का पुलकेशिन सेकेंड, जो पुलकेशिन सेकेंड के साथ हुआ था, जो चालुक्य वंश के थे। इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इस बात की जानकारी हमको मिलता है। चलिए, हर्षवर्धन को पूछेगा किसने हराया था? तो पुलकेशिन सेकेंड ने हराया था। आप ये बात याद रख लीजिए, कहाँ हराया था? नर्मदा नदी के तट पर हराया था। उसके बाद में राजपूत काल आए। कौन कौन सा? चौहान हुआ, गढ़वाल हुआ, चंदेल हुआ, सिसोदिया हुआ, तोमर हुआ और राष्ट्रकूट हुआ, पाल, सेन, पल्लव, ये सब आए। तो चलिए हम पहले जानते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसे पूछता है कि पाल वंश का स्थापना, आप याद रख लीजिएगा, किसने किया था? गोपाल ने किया था। किसने किया था? गोपाल ने किया था। और प्रसिद्ध इस वंश का प्रति संस्थापक पूछेगा कौन था? तो धर्मपाल था। धर्मपाल से एक बात याद रख लीजिएगा, इसके समय में कौन सा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो दोस्तों कहाँ है? भागलपुर में। जो कहाँ है? भागलपुर में है। तो याद रख लीजिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। चलिए अब सेन के बारे में जानते हैं। सेन वंश का जो संस्थापक था वो था सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन। और इस वंश का अंतिम जो शासक था कौन था? लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन। ये बात याद लीजिएगा। नालंदा और विश्वविद्यालय को मोहम्मद गोरी के सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण सेन के समय में आक्रमण किया और दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और कहने का मतलब है विक्रमशिला विद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, इसको नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कहा गया था कि जब इस पुस्तकालय में आग लगाया गया था कि आग की लहरें कई दिन तक इनकी राख जलते रहा था। आप समझ सकते हैं, बुझा नहीं था, इतना किताब था इसमें। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना भी इसी के टाइम में नालंदा और विक्रमशिला दोनों के बारे में आपको याद रखना है। और इस समय शासक कौन था? तो सेन वंश का लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन क्या हो गया था? ये फरार हो गया था जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसने रथ मंदिरों का निर्माण कराया। कहाँ कराया? महाबलीपुरम में। कहाँ कराया? महाबलीपुरम में। नरसिंह वर्मन का द्वितीय नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसके बाद में कौन आता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय आता है। इसके समय में कैलाश मंदिर, जो कहाँ है? कांची में है, का निर्माण कराया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, संस्थापक पूछेगा। कुछ वंश है दोस्तों। अब राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम लोग जानते हैं। कौन सा वंश पढ़ना है हमको? राष्ट्रकूट वंश पूछेगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछेगा कौन था, तो आपको बताना है दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग था। अगर पूछेगा इसका प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कृष्ण प्रथम। कौन था? कृष्ण प्रथम। इसका संस्थापक पूछेगा कौन था? हरिश्चंद्र नागभट्ट। दूसरा प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज। तीसरा, त्रिपक्षीय युद्ध में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने भाग लिया, जिसमें प्रतिहारों की क्या होगी? विजय होगी। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। यह बात याद रख लीजिएगा। चलिए, अब प्रतिहार यानी हम लोग चौहान वंश के बारे में थोड़ा जानते हैं कि चौहान वंश प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको हम लोग जानते हैं, ये शब्द भेदी बांध चलाने में माहिर थे। प्रसिद्ध दरबारी कवि चंदवर दाई इसी के दरबार में रहता था। पृथ्वीराज चौहान का किस्सा आपने बहुत सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में
टोटल 17 बार युद्ध हुआ था। कितना बार हुआ था? 17 बार युद्ध हुआ था और 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया था तराइन का पहला युद्ध में और हर बार जिंदा छोड़ दिया था। यही गलती पृथ्वीराज चौहान को भारी पड़ गया था। इसका एक प्रसिद्ध दरबारी कवि था चंदवरदाई। कौन था? चंदवरदाई। अब पूछेगा, इसका बुक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोग दिमाग में इसको छाप लीजिए। पृथ्वीराज रासो, इसका बुक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। यही बात तो मैंने आपको बताया, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, पृथ्वीराज और गोरी के बीच में हुआ और गोरी जीत जाता है। अब इतिहास में इस बात के लेकर के कई सारा विवाद है। जो इंसान 17 बार हराया, जो इंसान 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया, आज उसका नाम उसको जिंदा छोड़ दिया, आज उसका इतिहास में उतना नाम नहीं है पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन मोहम्मद गोरी का बहुत नाम युद्ध किया गया है। तो चलिए वो कोई अलग इस पर कभी टॉपिक पे बात किया जाएगा। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? हार गया था। तीसरा, चौहानों की राजधानी कहाँ थी? तो अजमेर थी। अब हम लोग जानते हैं गढ़वाल वंश। दोस्तों गढ़वाल वंश का शासक कौन था? अंतिम शासक था जयचंद। ये दोस्तों जयचंद आपको तो याद ही होगा, अभी भी बहुत आदमी कहता है अरे जयचंद बनेगा क्या? जयचंद दोस्तों भारत का प्रथम गद्दार था। क्या था? जयचंद था। जयचंद ने गद्दारी किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ में, जिसके कारण मोहम्मद गोरी ने उसको पृथ्वीराज चौहान को हराया था। चलिए 1194 की ईस्वी की बात हम बताते हैं, जब चंदावर का युद्ध जो जयचंद और गोरी के बीच में हुआ था। जयचंद हार गया और मारा गया और राजधानी अपना कन्नौज बनाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में, चंदेल वंश। खजुराहो के मंदिर परिसर का निर्माण चंदेलों ने करवाया। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कादड़िया महादेव मंदिर, ये भी चंदेलों ने करवाया था, याद रख लीजिएगा। खजुराहो के प्रसिद्ध कादड़िया महादेव मंदिर किसने करवाया था? चंदेल ने करवाया था। और थोड़ा सा जानते हैं सिसोदिया वंश के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध राजा इसका कौन था? राणा कुंभा। कौन था? राणा कुंभा। इसने चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ को बनाया। पूछेगा विजय स्तंभ को किसने बनाया? तो आपको बताना है राणा कुंभा ने बनाया। और विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ यानी राजस्थान में है। दूसरा प्रसिद्ध शासक इसका हुआ राणा सांगा। शरीर पर 80 घाव, लेकिन फिर भी मुगलों से हार नहीं माना। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ बाबर बनाम राणा सांगा में, जिसमें इसका हार होता है राणा सांगा का। और 80 घाव लगने के बाद में भी अपना एक हाथ कट गया, लेकिन फिर भी इन्होंने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तो राणा सांगा ने कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 ईस्वी में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है महाराणा प्रताप। इसका नाम ही काफ़ी है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का वो मंजर, वो दृश्य जो अकबर कभी नहीं देखना चाहता था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ फाइनली 1576 ईस्वी में 18 और 21 जून को, और अकबर बनाम महाराणा प्रताप के बीच में हुआ, जिसमें अकबर का जो साथ दे रहा था मान सिंह दे रहा था। कौन दे रहा था? एक भारतीय था मान सिंह, जो फूफा लगता था किसका? अकबर का। चलिए तोमर, मान सिंह तोमर। चलिए अगला जानते हैं हम लोग। अनंगपाल तोमर ने एक नए शहर की स्थापना की, जिसका नाम दिल्ली था, धिल्लिका के नाम पर रखा। दोस्तों ये रहा दोस्तों, आज मैंने आपको यहाँ तक पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को लगभग हमने पूरा ख़त्म कर डाला। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर पाइएगा। कहा जाता है लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी ढाला जाए उतना खूब चमकता है, सूरज जैसा बनना होगा तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम उस माँ के बेटे हैं कि सोचे वह राह सरल होगा, हम उस माँ के बेटे हैं कि सोचे वह राह सरल होगा, आज नहीं तो कल संघर्ष जरूर सफल होगा। आप लोग लगे रहिए और जी जान से तैयारी कीजिए। कहा जाता है कि लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसको कहते हैं। दोस्तों इस बार वर्दी आपके हाथ में होना चाहिए, आपके शरीर पे होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।